हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आकाश जायसवाल एंड वेलकम टू द चैनल द सक्सेस विंग। आज हम लोग क्लास 11 का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताएंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। उससे पहले हम लोग कुछ बातों के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ चीज़ें अभी तक हमारे लिए पेंडिंग ही है, जैसे क्लास 10th का एग्ज़ाम। क्लास 10th का एग्ज़ाम अभी भी पेंडिंग है और हम लोग क्लास 11 स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्लास 11 स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्लास 10 कंप्लीट करना जरूरी है। पर देखिए, जो हमारे पास अभी सिचुएशन है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अभी हम लोग सिलेबस में पीछे हो गए हैं। अभी हम लोग सेशन वाइज पीछे चल रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमारा सेशन स्टार्ट नहीं हुआ है और सेशन स्टार्ट नहीं होने का मतलब हो गया कि हम लोग ऑलरेडी पीछे चल रहे हैं और ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे डिसएडवांटेज आने वाले हैं। तो देखिए, उस डिसएडवांटेज को साइड में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, क्लास 11 में जाना ही है हमें। तो क्लास 11 में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास 11 का एक एक पार्ट स्टार्ट करते हैं और एक एक पार्ट के बारे में हम लोग पहले से पढ़ के रखते हैं। अगर हम लोग पहले से पढ़ के रखेंगे तो हमारे पास एडवांटेज रहेगा फ्रेंड्स। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास पहले से पढ़ा हुआ कोई चीज़ रहेगा तो हम लोग जब उसे दोबारा पढ़ने जाएंगे या जब हमारा सेशन स्टार्ट होगा और सेशन के टाइम पे जब हम लोग पढ़ेंगे तो वो हमारे लिए एडवांटेज का काम करेगा। तो इसीलिए मैं आप लोग के सामने क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर लेके आया और फर्स्ट चैप्टर के बारे में हम आपको बताएंगे कि फर्स्ट चैप्टर क्या है। पर उससे पहले थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि मैथमेटिक्स क्या है या क्लास 11 के मैथ्स को हम लोग कैसे करके करेंगे। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे लोग क्लास 11 में मैथ्स नहीं लेते हैं। रीजन टफ है। सबसे बड़ा रीजन ये है कि टफ है उनके लिए। वो ऐसा सोचते हैं या फिर उनके दिमाग में ऐसा बैठाया जाता है कि क्लास 11 का मैथमेटिक्स बहुत टफ है। सीरियसली, आप लोग बिना किसी चीज को देखे, बिना किसी चीज को किए कैसे जज कर लेते हैं कि वो टफ है या फिर वो प्रॉब्लम वाला है। देखिए, मेरा सबसे पहला कॉन्सेप्ट, मेरा सबसे पहला बात आप लोग से यही पूछना है कि अगर आप लोग को कोई भी चीज टफ या किसी भी चीज के ऊपर आप लोग कमेंट करते हैं तो बिना देखे तो कमेंट करेंगे नहीं। तो यही चीज हम आपको बोलेंगे कि दूसरे के बातों पे ना जाए, दूसरे के बातों को ना सुने। आप लोग खुद देखें कि क्लास 11 का मैथ्स टफ है कि नहीं है। देखिए, हम आपको जो बताते हैं क्लास 11 का मैथ्स टफ नहीं है, या टफ अगर है भी तो देखिए, हर एक चीज का एक लेवल होता है और हर एक चीज का एक वे होता है। अगर वे वाइज हम लोग पढ़े, अगर हम लोग फॉलो करें रूल्स को, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कोई भी चीज टफ नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी। समथिंग, कुछ चीजों को छोड़ के फ्रेंड्स, बहुत सारी चीजें हैं जो उसको छोड़ के हम लोग बोल रहे हैं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो यहाँ हम लोग बात करते हैं कि क्लास 11 का मैथ्स का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है हमारे पास, कि अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे पास एडवांटेज के तौर पे क्या आएगा और अगर हम लोग नहीं पढ़ते तो हमारे पास डिसएडवांटेज के तौर पे क्या आ जाएगा। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, एडवांटेज के बारे में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं वी आर इंडियन और हम लोग सबसे पहले पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ही मूव करेंगे अब इस बार से, क्योंकि हमारे पास वैसे ही पूरा सेशन है, जो पूरा साल चल रहा है, जो स्टार्टिंग हुआ है 2020, वो पूरा का पूरा नेगेटिव जा रहा है। तो हम स्टार्टिंग नेगेटिव से नहीं करेंगे, हम स्टार्टिंग पॉजिटिव से करेंगे। तो आइए हम लोग पॉजिटिव बातों के ऊपर डिस्कस करते हैं कि पॉजिटिवली इसमें क्या होता है। फॉर साइंस स्टूडेंट के लिए क्लास 11 बेस है, क्योंकि साइंस स्टूडेंट के लिए उन लोगों को आगे एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में क्लास 11 के मैथमेटिक्स का यूज होता है, या ये बोले कि क्लास 11 के मैथमेटिक्स के बगैर वो बहुत सारे एग्जाम्स को क्रैक नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स, अगर मान लीजिए आप क्लास 11 को सीरियसली नहीं पढ़े तो क्लास 12 में जाएंगे, क्लास 12 को पढ़ के अगर निकाल भी लेते हो तो फिर आपको एंट्रेंस एग्जाम में बैठना पड़ेगा, एंड देन अगर एंट्रेंस एग्जाम में बैठना तो आपको फिर से क्लास 11 को पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए ये हुआ साइंस स्टूडेंट के लिए। तो ये हम बताएं, कॉमर्स स्टूडेंट के लिए देखिए सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज होता है कॉमर्स स्टूडेंट, क्योंकि बहुत सारे और सबसे कम मैथ्स वही लोग लेते हैं, कॉमर्स स्टूडेंट ही। तो देखिए, कॉमर्स स्टूडेंट वालों के लिए मेरा एक ही बात है कि आप लोग मैथ्स लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग अभी मैथ्स नहीं लेते हैं या अभी आप लोग मैथ्स नहीं करते हैं तो आप लोग को इन फ्यूचर बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है, आप लोग के सामने बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। क्योंकि आप लोग को सभी को आगे की चीज़ों के बारे में पता नहीं है। हम लोग जिस क्लास में आए उसी चीज़ के बारे में जानते हैं, उसके आगे के बारे में हम लोग नहीं जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं कि उसके बारे में क्या चीज़ है। क्लास 11 के लिए डिसएडवांटेज इसलिए है या एडवांटेज इसलिए है मैथ्स कि अगर वो 11-12 मैथ्स पढ़ते हैं तो उनको बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम सेकेंड ईयर, बीकॉम थर्ड ईयर, तीनों सेशन में उनको मैथ्स नेसेसरी है। तीनों सेशन में मैथ्स उनको पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। दैट मीन्स तीनों ईयर में उनको मैथ्स रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ एक एडवांटेज है। अब आप लोग बोलेंगे मैथ्स रहेगा तो इससे क्या प्रॉब्लम है, हम लोग का 11-12 का तो मैथ्स नहीं रहेगा। नहीं, ये गलत बात है। आपका पूरा का पूरा टॉपिक
11 और 12 का ही बीकॉम में मिलेगा। तो यानी कि ऑब्वियस सा बात है, आपको यहाँ पे 11-12 को फोकस करके पढ़ना है, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में जाओगे तो आपका 11 का कुछ टॉपिक, सेकेंड ईयर में जाओगे तो भी आपका 11 का ही पूरा टॉपिक और एक टॉपिक 12 का, एंड थर्ड ईयर में जाओगे तो पूरा का पूरा 12 का टॉपिक यानी 12 का चैप्टर्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरे डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। ये हो गया आपका सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल ग्रेजुएशन के लिए जब आप बीकॉम कर रहे हैं तो। पर अगर मान लीजिए आप बोलेंगे नहीं हम बीकॉम नहीं करेंगे, हम बीबीए करेंगे, तो भी तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। आप बिना एंट्रेंस एग्जाम का तो कोई भी कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, किसी भी फील्ड में नहीं जा सकते हैं, तो वहां आपको मैथ्स लगेगा। चलिए मान लेते हैं हम आपको बोल रहे हैं कि आप सीए करेंगे या सीएमए करेंगे, तो भी तो आपको मैथ्स लगेगा। बिना एंट्रेंस एग्जाम का सीए का भी मैथ्स, सीए का भी आप स्टार्ट नहीं कर सकते हो, बिना एंट्रेंस एग्जाम का आप सीएमए का भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। आप कोई भी फील्ड में जाओ, चाहे बैंकिंग करो, चाहे सीए करो, चाहे एसएससी करो, समथिंग, कुछ भी, एवरीथिंग स्टार्ट आपको मैथ्स से ही करना पड़ेगा। दैट मीन्स मैथ्स आपके लिए कंपलसरी है, यानी कि आपको इसका एडवांटेज समझना चाहिए। और 11-12 में अगर आप टच में रहते हैं तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगा, आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये था 11 के लिए और कॉमर्स के लिए। आर्ट्स वालों के लिए, चलिए आर्ट्स वालों के लिए तो नेसेसरी नहीं होता है मैथ्स, पर हम लोग ऐसा सुन रहे हैं कि हमारा जो सेंट्रल बोर्ड है, जो हमारे पास सीबीएसई आईएससी है, ये क्या कर रहा है कि अब बोला जा रहा है, ऐसा बात आ रहा है, अगर ये सेशन कंटिन्यू रहता, अगर ये सेशन में इस तरह का सिचुएशन नहीं आता, तो आई थिंक मेरे हिसाब से क्लास 11-12 का आर्ट्स में भी मैथ्स को कंपलसरी किया जा रहा था। तो यानी कि ये था। अगर देखिए कॉमर्स वाले बच्चों, जैसे लास्ट ईयर का ही ले ले, अभी हम मेरे पास लास्ट सेशन का, मेरे पास 4 बच्चा आर्ट्स का आया जो लोग मैथ्स लेके पढ़ा, और मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ कि मैंने उन लोगों को भी पढ़ाया मैथ्स, क्योंकि वो लोग जाके जबरदस्ती मैथ्स लिया, जाके स्कूल में लेटर लिख के, स्कूल में एप्लीकेशन दे के मैथ्स को लोग लिया, क्योंकि वो लोग को पता है कि इसका एडवांटेज क्या है। तो वो लोग को हम समझाएं कि किस तरह से करके मैथ्स को लेना है। दैट मीन्स हम वो लोग जब 10 से 11 में आया तभी हम वो लोग के दिमाग में ये चीज़ बैठा दिए कि आप लोग मैथ्स को छोड़िएगा मत, आप लोग मैथ्स को ड्रॉप मत करिएगा, क्योंकि अदरवाइज अगर आप लोग मैथ्स को ड्रॉप करते हो तो आगे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम में आप बैठ नहीं पाओगे। ये आपका पहला चीज़ है। ठीक है, बैठने के लिए नहीं बोल रहे हैं कि बैठ नहीं पाओगे, ये गलत हो जाएगा। आप लोग बैठ सकते हो, पर आप लोगों को क्या है, डबल मेहनत करना पड़ेगा। डबल मेहनत का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं कि आप लोग को एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, फिर से वो चीज़ पढ़ना पड़ेगा। और बात वही है, मेरा जो आप लोग से कॉन्सेप्ट है वो यही है कि अगर आप लोग पहले से पढ़े हुए रहते हैं तो आप लोग को फिर पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये हुआ क्लास 11 के लिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैथ्स का। अब हम लोग बात करते हैं मैथ्स के टॉपिक के ऊपर। हमारे पास देखिए आज का जो टॉपिक है वो हम लोग बात करेंगे आज के इस सेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा नया, जिसमें आप लोग को बहुत सारे ऐसे टर्म्स के बारे में सीखने को मिलेगा, ऐसे चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा जो आप लोग कभी नहीं देखे हो। तो आप लोग अगर इसे फील करके पढ़ते हो और वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते हो, तो ये मेरा आप लोगों को यही बताना रहेगा कि अगर आप लोग पूरे प्रॉपर वे से वीडियो को देख रहे हो तो आप लोग का पूरा चैप्टर और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए कुछ इंट्रो ले लेते हैं इसके बारे में कि चैप्टर क्या हमारे पास। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट मीन्स आप लोग वर्ड से ही समझ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है पजल्ड या कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि आप लोग बोलेंगे कॉम्प्लिकेटेड नंबर का मतलब क्या होता है। देखिए जैसा कि नाम है उसी तरह से इसका पहचान भी है हमारे पास मैथ्स में। तो कॉम्प्लिकेटेड नंबर का मतलब, तो अगर हम आप लोग से पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लिकेटेड नंबर या व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप लोग क्या बोलिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर है जो सॉल्व नहीं हो सकता है, जिसे सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो हम आपको बोलेंगे एग्जांपल, चलिए 5 + 7 + 9 ले लीजिए, ये सॉल्व नहीं हो जाएगा। चलिए थोड़ा और कर लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ 4, अगेन क्यूब रूट ऑफ 4, अगेन क्यूब रूट ऑफ 4, ये भी सॉल्व किया जा सकता है, वे इसका भी है सॉल्व करने का। कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप लोग बोलेंगे तब फिर आप बताइए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है, ये तो आप लोग का था कॉन्सेप्ट कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अब हम आप लोग को बताते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो हम इस चैप्टर के बारे में बता दें कि यूलर इज द फादर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यूलर नाम के मैथमेटिशियन को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का फादर। ठीक है, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस करने वाले मैथमेटिशियन का नाम था यूलर। यूलर क्या किए, हमें सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताएं कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या चीज, और कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें किस किस टॉपिक के ऊपर पढ़ना है और किस किस इंटरेस्टिंग बातों के ऊपर ध्यान देना है। तो यूलर क्या किए, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताते हुए बोले कि वो नंबर जिसे रूट से बाहर नहीं निकाला जा सके या जिसे सॉल्व नहीं किया जा सके, उस तरह के नंबर को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन चालू हो गया कि उस तरह का नंबर है क्या नंबर,
जिसे हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते या जिसे हम लोग रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। हम लोग किसी भी नंबर को रूट से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम आपको बोले कि रूट ओवर ऑफ 27 या रूट ओवर ऑफ 29, तो आराम से हम लोग क्या करेंगे, उसका एलसीएम निकाल के हम लोग निकाल सकते हैं। नॉर्मली आप लोग सभी जानते हो कि हम लोग एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम निकालने के बाद आराम से उसका रूट का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लास 10 में हम लोग पढ़े भी हैं इस चीज़ को कि किस तरह से करके हम लोग रूट के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो फिर यहाँ तो हमारा बात गलत हो गया कि जिससे रूट से बाहर नहीं निकाला जा सके। देखिए आप लोग यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मिस कर, क्या कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स? रूट ओवर अगर -1 रहता है या माइनस में कोई नंबर रहता है रूट में, तो उसे हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो माइनस साइन है वो सिर्फ और सिर्फ इवन रहेगा तभी पॉजिटिव होगा, अदरवाइज वो नेगेटिव होगा। तो हाफ में तो पॉजिटिव होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, हाफ में तो बाहर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं कि अगर कोई भी चीज रूट में 2 बार रहता है तो 1 बार बाहर आता है। दैट मीन्स अगर -2 बार रहेगा रूट में तब बाहर निकालेंगे, वो भी मल्टीप्लिकेटिव टर्म में। तो उसी तरह से अगर रूट ओवर ऑफ -7, रूट ओवर ऑफ -9, रूट ओवर ऑफ -8 अगर रहता है तो उस तरह के नंबर को हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो दिस इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। इस तरह के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें 4 सेशन में हम इस वीडियो को डिवाइड करेंगे और इस वीडियो को हम आपके पास 4 सेशन में लेके आएंगे, 4 पार्ट में लेके आएंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टोटल मिला के 4 पार्ट है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले पार्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं और पहले पार्ट के बारे में बताते हैं। फ्रेंड्स एक बार आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखें। अगर पूरा अंत तक आप लोग नहीं देखते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगा, बहुत जगह पे आपका कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और इसे शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स को भी, जो लोग अभी 10 से 11 में अपीयर करेगा। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग इसके ऊपर कि क्या चीज़ है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आइए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? देखिए जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है और इसमें हम लोग को किस किस चीज़ के ऊपर डिस्कस करना है। एक बार फिर से उस चीज़ को रिपीट कर देते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो पजल्ड हो। पजल्ड बोलने का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर अगर आप लोग से मान लीजिए, मगर आप लोग से एग्जाम्पल्स के तौर पे पूछते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप लोग क्या बोलिएगा? तो देखिए आप लोग बोलिएगा कि वह ऐसा नंबर जो कुछ नहीं हो, या फिर कुछ आप लोग का प्रॉपर एक आंसर नहीं आ पाएगा यहाँ पे। देखिए हम आपको बताते हैं कॉम्प्लेक्स का प्रॉपर डेफिनेशन, या कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते किसको है। कॉम्प्लेक्स नंबर उस नंबर को बोलते हैं जिसे हम लोग रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो आप लोग बोलिएगा रूट से, तब फिर हम लोग 5 को भी नहीं बाहर निकाल सकते हैं। नहीं, ये गलत है। हम लोग रूट से 5 को बाहर निकाल सकते हैं, रूट से 7 को बाहर निकाल सकते हैं, मतलब जितने भी ऑड नंबर्स हैं सभी को रूट से हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। पर अगर रूट ओवर ऑफ माइनस समथिंग लिखा हुआ है तो उसे हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो यानी कि रूट ओवर ऑफ माइनस समथिंग को ही हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आइए डिस्कस करते हैं इसमें कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें किस किस चीज़ के ऊपर डिस्कस करना है। देखिए जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो उसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने से पहले एक इक्वेशन दिया गया। इक्वेशन में हमारे पास बोला गया कि x² + 1 = 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिससे कॉम्प्लेक्स नंबर का फाउंडेशन हुआ और कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट हुआ। यानी कि x² + 1 = 0। यहाँ हम लोग अगर x² का वैल्यू निकाले तो निकला -1, और अगर हम लोग यहाँ से x के वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास निकलता है रूट ओवर ऑफ -1। यही जो x का वैल्यू आया हमारे पास रूट ओवर ऑफ -1, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे ही हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए आप लोगों के लिए पहले ही एक बात बता देते हैं बाबू, आप लोग अभी स्टार्टिंग स्टेज में हो, तो अगर आप लोग वे से स्टडी करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैथ्स बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है मेरे अकॉर्डिंगली। देखिए क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, उस तरह से नहीं पढ़ाते हैं कि जस्ट आए, टॉपिक को कंप्लीट किए एंड देन बोले घर जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस पे पढ़ाते हैं कि कॉन्सेप्ट लीजिए, सीखिए, जानिए कि इस चीज का मतलब क्या होता है। जैसे अगर हम पूछे आपसे व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स का मतलब पहले आप जानेंगे तब तो आगे चैप्टर में बढ़ेंगे। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर, यही रीजन है कि हम आपको क्या किए, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। चाहते तो डायरेक्ट हम भी फॉर्मूला से स्टार्ट कर सकते थे, पर नहीं, थोड़ा सा अगर आप लोग इंट्रो जानेंगे तो आप लोग का क्या होगा, इंटरेस्ट और आएगा इसमें। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद हम बोल दें कि दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज डन बाय टेकिंग। अब इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, इसी फॉर्म को देखिए, यूलर नाम के मैथमेटिशियन ने सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस किया था। तो यूलर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो था, वो थोड़ा माइंड सेटअप जो था, वो थोड़ा डिफरेंट वे में था। मीन्स वो थोड़ा सा अलग हट के सोचते थे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बेसिकली
90% जगहों पे क्या होता है, एक्स और वाई को वेरिएबल्स के टर्म में यूज होता है, या फिर मैथमेटिक्स एक्स और वाई पे डिपेंड है। तो वो क्या किए, एक्स और वाई से हट के थोड़ा करने की कोशिश किए और जिसे नाम दे दिए आई। दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है रूट ओवर ऑफ -1, और उसी एक्स को वो क्या कंसिडर किया, लिखे यहाँ पे लेट एक्स इज इक्वल टू आई, वेयर आई इज नोन एज आयोटा। ये ग्रीक लेटर का वर्ड है, ठीक है, आयोटा इज अ ग्रीक लेटर, ठीक, ग्रीक लेटर का वर्ड बोला जाता है इसे। दिस इज डन बाय टेकिंग आई इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ -1, तो यानी कि आई इक्वल्स टू हम लोग लिए रूट ओवर ऑफ -1, क्योंकि एक्स इक्वल्स टू आई लेट कर लिया हम यहाँ पे, यानी कि ये हमारे पास हो गया आई इक्वल्स टू -1, वेयर आई इज कॉल्ड आयोटा। आयोटा इज अ ग्रीक लेटर वर्ड बीइंग एन इमेजिनरी नंबर। अब आइए यहाँ पे एक वर्ड और आया हमारे पास, इमेजिनरी नंबर। अब आप लोग से सीधा मेरा क्वेश्चन जाएगा, इमेजिनरी नंबर किससे बोलते हैं। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर को ही हम लोग इमेजिनरी नंबर के नाम से जानते हैं। दैट मीन्स अगर मान लीजिए हमारे पास i√3, i√4 या i3i या फिर 4i या समथिंग कुछ भी लिखा हुआ है, मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ कुछ भी मल्टीपल नंबर है या कुछ भी मल्टीपल है, दिस मल्टीपल इज नोन एज इमेजिनरी नंबर। उस मल्टीपल को यानी उस कोएफिशिएंट को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। जैसे अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर अगर लिखे हम लोग 3 रूट ओवर ऑफ -1, यानी 3 इज अ कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का मतलब होता है मल्टीपल्स ऑफ वेरिएबल्स। अगर किसी भी वेरिएबल्स के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई है तो उस नंबर को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ दिस वेरिएबल। यानी कि ये हमारे पास हो गया 3 इज अ कोएफिशिएंट, और इसी कोएफिशिएंट को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो यानी ये हो गया हमारे पास इमेजिनरी नंबर। सो वी ऑल्सो रिटर्न एज, इसी को ही अब आई को देखो, जैसे कि हम लोग आई इक्वेशन पढ़ा दिए रूट ओवर ऑफ -1, तो हम लोग हर जगह पे रूट ओवर ऑफ -1 तो नहीं यूज कर सकते हैं। तो क्या किया गया, यहाँ पे आई निकाल ले, फिर आई स्क्वायर का वैल्यू निकाले। तो आई स्क्वायर का अगर हम लोग दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो यानी -1 आ जाएगा। i⁴ का वैल्यू निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, यानी कि ऑब्वियस बात है आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर कर देंगे। उसी तरह से i⁵ का वैल्यू निकाले, यानी आई स्क्वायर इंटू आई यानी -i, यानी ये हमारे पास हो गया एक फॉर्मेट। अब आप लोग यहाँ पे, आप लोग के दिमाग में एक और बात उठा होगा कि ये पावर और भी तो हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस पावर को और होने के लिए आपको एक ट्रिक बता देंगे, जिसके बेसिस पे आप कितना हो बड़ा पावर है उसे एक बार में निकाल सकते हो, बहुत ही सिंपली और बहुत ही इजीएस्ट वे में आप लोग निकाल सकते हो। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर चैप्टर को अच्छे से जानना है, चैप्टर को अच्छे से सीखना है और चैप्टर के बारे में पूरे अच्छे से डिटेल में पढ़ना है तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। पूरा वीडियो जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। और ये देखिए, ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक पार्ट है। अभी हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट नहीं हुआ है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक थ्योरी पार्ट है जो हम लोग को जानना है। इसके जाने बगैर हम लोग चैप्टर में आगे नहीं पढ़ सकते हैं। यानी कि अगर आप लोग को आगे जानना है तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। दैट मीन्स अब आगे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और आज का ये जो सेशन है वो हम टोटल, जैसे ही आप लोग को बोल दिए कि ये टोटल 4 पार्ट में हम इस सेशन को डिवाइड कर दिए हैं, 4 पार्ट में आप लोग को इस सेशन को हम देंगे, तो आप लोग चारों पार्ट को आराम से देखिए 1 बाई 1 करके। ये सबसे पहला पार्ट है। अगर ये आप सीख गए तो बाकी का पार्ट आपके लिए ईजी होगा, क्योंकि ये पार्ट ही बेसिक बताता है और इस पार्ट से ही हमें पता चलता है कि क्या क्या करना है कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग निकाल दिए i⁴ का वैल्यू आया हमारे पास 1। अब देखिए, हम थोड़ा यहाँ पे नोट बोल के लिख दिए कि कौन दिया, किस कैसे दिया, क्या हुआ, इसके बारे में लिख दिए कि यूलर वाज द फर्स्ट मैथमेटिशियन टू इंट्रोड्यूस द सिंबल ऑफ आई। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं आयोटा, फॉर रूट ओवर ऑफ -1 भी बोलते हैं उसे। विद प्रॉपर्टी आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1 ही कॉल्ड दिस सिंबल एज इमेजिनरी यूनिट। और वो जो आई है उस आई को ये क्या नाम दिए, इमेजिनरी यूनिट। इमेजिनरी यूनिट बोलने का मतलब क्या होता है, कोई भी इमेजिनरी नंबर के साथ जो मल्टीपल का काम करता है उसे हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी यूनिट। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि अभी आप लोगों से जैसा मैंने बोला था कि i⁴ कुछ भी है उसका निकालने का एक ट्रिक हम आपको बताते हैं। देखिए, वो ट्रिक क्या है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बोले कि हमको निकालना है i⁴ का वैल्यू, तो आप लोग कैसे निकालिएगा। तो आप लोग क्या करिएगा, इसको इस तरह के फॉर्मेट लिखिएगा, बार बार लिखना पड़ेगा आपको। तो देखिए, हम क्या कर रहे हैं, आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं। आप लोग डायरेक्टली लिखिएगा i⁴, ठीक। अब 4 से 27 को डिवाइड करो। 4 से 27 को अगर डिवाइड करिएगा तो कितने बार में जाएगा, 4 6 है 24, हम लोग जानते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि 4 7 जाएंगे तो 28 हो जाएगा। तो 4 6 है 24, उससे नीचे ही रहना, तो 6 टाइम में गया, यानी हमारे पास देख रहे हैं i³ बच गया, मतलब 3 पावर और बच गया, यानी कि लिख देंगे i³, क्योंकि सभी को ये बात पता है कि मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होता है। यानी कि अगर हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई की तो हो गया 6 4 24,
और 24 प्लस 3 इज अ 27, यानी कि ये हमारा बराबर है। अब देखिए बाबू, आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे आई टू द पावर 4 का वैल्यू हम क्या लिखे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको ये 4 वैल्यू को याद रखना है। आई टू द पावर 4 का वैल्यू लिखे हैं 1, यानी कि 1 टू द पावर 6 इंटू आई क्यूब का वैल्यू होता है माइनस आई, यानी कि आई टू द पावर 27 का आंसर आया माइनस आई। अब आप लोग के दिमाग में यहाँ क्वेश्चन आया होगा कि भैया क्या हम लोग यहाँ पे इसको आई के टर्म में ही आंसर छोड़ देंगे, हम लोग इसको रूट ओवर ऑफ -1 नहीं लिखेंगे? नहीं बाबू, देखिए यही तो यहाँ पे सबसे बड़ा लॉजिकल बात यही है कि हम लोग क्या करते हैं, आंसर को आई के टर्म में ही ले आना होता है, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स के टर्म में ही लाना होता है। हम लोग उसको रूट ओवर ऑफ -1 नहीं लिखते हैं। कहीं पे रूट ओवर ऑफ -1 लिखा हुआ भी है तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, आई के फॉर्म में दिखा के आंसर छोड़ते हैं। तो इस चीज के ऊपर आप लोग कॉन्सेंट्रेट करिएगा कि क्या चीज करना है। अब बात करते हैं हम लोग इसके दूसरे टॉपिक के ऊपर, या फिर इसके और कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, कुछ न्यूमेरिकल्स एग्जांपल्स के ऊपर। तो देखिए ये जो फॉर्म है उसको हम आप लिख देते हैं फॉर्मूला वाइज, कि किस तरह से करके इस फॉर्म को हम लोग लिखेंगे और किस तरह से इस फॉर्म को हम लोग जानेंगे। देखिए हम इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, पैटर्न लिख देते हैं। फॉर्म, तो ये फॉर्म है हमारे पास आई टू द पावर 4 होल टू द पावर n। तो ये हमारे पास फॉर्म है, इसका फॉर्मेट है जिसके अकॉर्डिंगली आपको करना है। देखिए आप ये किसी भी चीज़ के लिए एप्लीकेबल है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम थोड़ा सा एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी एक क्वेश्चन ले लें। जैसे मान ले लिए आई टू द पावर 37 प्लस 1 बाई आई टू द पावर 37। इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए और भी 2-4 एग्जाम्पल समझाएंगे हम आज आपको। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, आई टू द पावर 37 को लिखेंगे आई टू द पावर 4 होल का 9 इंटू आई। देखिए 9 4 जा, ये n का काम कर रहा है हमारे पास, तो 9 4 जा 36 और कुछ नहीं तो पावर 1 होता ही है, यानी कि 37। एज सेम एज आई टू द पावर 4 होल का 9 इंटू आई, यानी फाइनली हमारे पास आया यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आई और फिर प्लस, क्योंकि आई टू द पावर 4 इक्वल्स टू 1, तो 1 इंटू आई करेंगे तो हमारे पास आई ही रहेगा, और फिर प्लस 1 बाई 1 इंटू आई करेंगे तो हमारे पास आई ही रहेगा। तो ये हो गया आंसर। इस फॉर्म में नहीं छोड़िएगा भाई, आप लोग क्या करिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा। तो यानी कि आई एलसीएम हो गया, तो यहाँ हो गया बाबू हमारे पास आई स्क्वायर प्लस 1, और वी नो दैट आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, यानी कि -1 प्लस 1 बाई आई इज इक्वल्स टू 0 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये हुआ इस तरह का क्वेश्चन। और भी कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करते हैं जो थोड़ा और बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे पावर को और ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। तो आइए देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। जैसे एक और क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करें, तो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, मान लीजिए आई टू द पावर 9 प्लस आई टू द पावर 99 प्लस आई टू द पावर 999 प्लस आई टू द पावर 9999, और भी बढ़ा सकते हैं, आप लोग के ऊपर है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो आई टू द पावर 4 का स्क्वायर इंटू आई प्लस आई टू द पावर 4 से डिवाइड करिए 99 को, कितना टाइम में जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 1 कैरी हो गया, और 4 4 ज़ा 16, तो यानी कि 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, तो यानी कि 24 4 ज़ा हो जाता है 96, सॉरी, यानी कि 3 बच गया, तो यानी 3 को इधर लिख दिया। फिर प्लस आई टू द पावर 4 से डिवाइड करो बाबू इसको भी, 4 2 ज़ा 8, 1 कैरी, 4 4 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16, सॉरी 4 4 ज़ा 16। अब हमारे पास यहाँ पे बच गया 16, यानी 3 बच गया 39, यानी 4 9 जाए, यानी कि 249 इंटू, यहाँ भी देखिए हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, ध्यान दीजिएगा, 249 था हम लोग के पास, सॉरी 249 से हम लोग गए, तो यानी क्या आएगा हमारे पास 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 36, यानी कि यहाँ भी 3 ही बच रहा है। फिर प्लस आई टू द पावर 4, फिर 4 से डिवाइड करिए, 4 2 ज़ा 8, 1 कैरी, 4 4 ज़ा 16, 3 कैरी, 4 9 ज़ा 36, 3 कैरी, 4 9 ज़ा 36 इंटू आई क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास फाइनली। अब क्या करना है, हमें इसे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मुलेट करके लिख देना है बस। यानी देखिए आई टू द पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, तो यानी कि आई आएगा सिर्फ, प्लस यहाँ देखिए हमारे पास आई टू द पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, यानी आई क्यूब का वैल्यू -i होता है।
फिर प्लस यहाँ भी आई टू द पावर 4 का वैल्यू 1 होता है और आई क्यूब का वैल्यू माइनस आई होता है, और फिर प्लस यहाँ भी आई टू द पावर 4 का वैल्यू 1 होगा और 1 टू द पावर 2499 भी रहेगा तो भी 1 ही होगा वो, यानी यहाँ भी आएगा माइनस आई। यानी फाइनली हमारे पास ये देख रहे हैं हम लोग आ रहा आई माइनस आई माइनस आई माइनस आई, यानी दैट मीन्स ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, यानी फाइनली हमारे पास आया -2i इज़ द फाइनल आंसर। तो ये इस तरह से करके सॉल्व करते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है आई टू द पावर 558 प्लस आई टू द पावर 560 प्लस आई टू द पावर 562 प्लस आई टू द पावर 564 प्लस आई टू द पावर 566 होल बाई आई टू द पावर 556 प्लस आई टू द पावर 554 प्लस आई टू द पावर 552 प्लस आई टू द पावर 550 प्लस आई टू द पावर 548। ठीक है, ये ले लिए। तो आप लोग क्या करोगे, इसे भी इसी मेथड से जाओगे। देखिए हर जगह पे ज़रूरी नहीं है कि हम लोग एक ही तरह का कॉन्सेप्ट लगाएं। देखिए 11 और 12 हमें यही सिखाता है कि हमें क्वेश्चन पे कॉन्सेप्ट एक ही जैसा नहीं लगाना है, या हमें क्वेश्चन को एक जैसा पैटर्न सीख लिए तो हमें वही नहीं अप्लाई करना है। ये हमें यहाँ पे यही सिखाता है कि हम लोग कितना सोच सकते हैं, किस तरह से बिहेव कर सकते हैं, किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, ये हम लोग को बताता है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए हम कैसे ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं। देखिए सब में सबसे लीस्ट, ऊपर वाले में सबसे लीस्ट पावर है 558, तो हम पूरे में से 558 कॉमन निकाल सकते हैं, मतलब आई 558 टाइम्स सब में से कॉमन आ रहा है, यानी हम क्या करेंगे ऊपर में से कॉमन ले लेंगे आई टू द पावर 558। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा। अब देखिए बाबू 558 कॉमन ले ले तो 2 टाइम्स यहाँ पे आई बचेगा, तो यानी लिखेंगे आई स्क्वायर। फिर प्लस यहाँ भी देखिए 558 कॉमन ले ले तो 4 टाइम्स आई बचेगा। फिर प्लस यहाँ भी कॉमन ले ले तो 6 टाइम आई बचेगा, और फिर प्लस यहाँ पे भी हमारे पास 8 टाइम्स आई बचा। सिमिलरली इसी पैटर्न को नीचे के लिए भी फॉलो करते हैं। यहाँ सबसे लीस्ट पावर क्या है, आई टू द पावर 548। चलिए आई टू द पावर 548 को ले लिए कॉमन, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 1, थोड़ा सजा के लिख रहे हैं। यहाँ बचेगा हमारे पास आई स्क्वायर, प्लस यहाँ बचेगा हमारे पास आई टू द पावर 4 प्लस आई टू द पावर 6 प्लस आई टू द पावर 8। देखिए कैंसिल हो गया। अब देखिए हमारे पास फाइनली क्या बचा, आई टू द पावर 558 डिवाइडेड बाय आई टू द पावर 548। यानी कि आप लोग सभी जानते हैं कि यहाँ पे नीचे में है आई 548 टाइम्स और ऊपर में है आई 558 टाइम्स, यानी कि कटेगा तो 10 टाइम्स बचेगा, यानी आया फाइनली आई टू द पावर 10। यानी हम लोग जानते हैं कि आई टू द पावर 10 को कैसे लिखना है भाई, आई टू द पावर 4 टू द पावर 2 इंटू आई स्क्वायर, यानी कि ये हो गया हमारे पास आई टू द पावर 4 का स्क्वायर। तो यानी आई टू द पावर 4 का वैल्यू होता है 1 का स्क्वायर इंटू -1, आई स्क्वायर का वैल्यू, फिर आई स्क्वायर इक्वल्स टू होता है हमारे पास -1। तो यानी कि हमारे पास इसका आंसर क्या मिला, -1। तो देखिए कितना सिंपल हुआ। अगर आप लोग उसको इस फॉर्म में ले जाते तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। देखिए यही सब चीज़ है जो आप लोग को कॉन्सेंट्रेट करना है और इसी सब चीज़ों के ऊपर आप लोग को ध्यान देना है कि हमें कैसे करके करना है। देखिए हम आपको 11 पढ़ा रहे हैं तो 11 में हम आपको बहुत सारा ऐसा ट्रिक्स बताएंगे, बहुत सारा ऐसा चीज़ बताएंगे जिससे आप लोग क्या करें, अप्लाई करके मैथ्स को बहुत ही ईजी लेवल में, बहुत ही ईजीएस्ट तरीके से सीख सकते हो। क्योंकि देखिए हम लोग क्या है कि पैटर्न है, बहुत ही वे है एक 11 को पढ़ने का, तो हम क्या करेंगे आपको वे वाइज और पूरा एंटरटेनिंग तरीके से आपको हम टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से करके हमें टॉपिक पे डिस्कस करना है। जैसे जैसे हम लोग क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम लोग चैप्टर्स पे आएंगे, अलग अलग डिफरेंट चैप्टर्स पे आएंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे लोगों का क्या होता है, कहना है कि ट्रिग्नोमेट्री इज द टफेस्ट वन। आई डोंट थिंक सो। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, एक वे को फॉलो करके पढ़ना है, ठीक। और ये मेरा गारंटी है कि अगर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री को अगर जिस वे से हम पढ़ा रहे हैं उस वे से अगर आप लोग फॉलो करते हो तो आई डोंट थिंक कि आप लोग ऐसा बोल पाओगे कि नहीं मुझे नहीं हुआ, मुझसे नहीं होगा या हम नहीं कर पाएंगे।
दिस इज़ माई ओपन चैलेंज। ओके, देन डिस्कस करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले कि हम लोग डिस्कस करेंगे अब कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, तो अब हम लोग प्रॉपरली कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या चीज़। ये तो हम लोग पढ़े इसके बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स थ्योरी पढ़े। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपरली कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है और कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें किस चीज़ के ऊपर डिस्कस करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर में डिस्कस करने से पहले एक टाइप के और क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए कभी आप लोग के पास इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो आप लोग कैसे बिहेव करोगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया 4√(-1), ठीक है, प्लस 5√(-9) प्लस 3√(-16) प्लस समथिंग कुछ और मान लेते हैं। चलिए यहाँ पे ले लेते हैं 5 माइनस में ले लेते हैं -5√(-36). चलिए ये ले लिया। तो इस तरह का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। देखिए बाबू, आपको एकदम सिंपलेस्ट वे में बताते हैं। 4, अभी मैंने आपको पढ़ाया कि i इज इक्वल्स टू होता हमारे पास -1, ठीक है, i इक्वल्स टू होता हमारे पास -1। तो यानी कि हम -1 को भी तो लिख सकते हैं, √(-1) को भी तो हम लोग लिख सकते हैं। i क्या बोले हम, i इज इक्वल्स टू √(-1), तो यानी कि √(-1) इक्वल्स टू i, क्योंकि वी ऑल नो दैट 2 × 3 इज इक्वल्स टू 6, देन 6 इज इक्वल्स टू भी 2 × 3 बोल सकते हैं। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं AB इज इक्वल्स टू BA, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि 4 × √(-1) है, तो इसे हम लोग लिखेंगे i, प्लस 5 × देखिए कैसे करके हम लोग स्मार्टनेस यूज़ करते हैं, 9 × √(-1) लिख सकते हैं कि नहीं, फिर प्लस 3 × √(16) × √(-1) और फिर -5 × √(6) × √(-1). दैट मीन्स हमारे पास आएगा 4i प्लस 5 × 3 9 का रूट और i, फिर प्लस 3 × 4 × i, फिर -5 ये 36 था, 36 यानी 6, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास i। यानी फाइनली हमारे पास आया 4i प्लस 15i प्लस 12i माइनस 30i। यानी कि फाइनल आंसर कितना है, कैलकुलेट करके बोलिए फ्रेंड्स। 4 15 19 और 19 और 12 31, यानी कि 31 में से 30 गए, यानी कि i इज़ द आंसर। देखिए कितना सिंपल था ये। तो ये इस तरह का भी क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, जो कि आप लोग को कर लीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। आइए, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन के ऊपर बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डेफिनेशन होता है वो होता है अ नंबर ऑफ द फॉर्म a plus ib where a and b are real number is called कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोले एक बार डेफिनेशन इसका, अ नंबर ऑफ द फॉर्म a plus ib where a and b are real number is called कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है इसका। अब हम लोग बात करते हैं कि इसे डिनोट कैसे करते हैं। तो देखिए, इट इज डिनोटेड बाय z से डिनोट किया जाता है, यानी दैट मीन्स दैट इज लिखते हैं हम लोग z इक्वल्स टू a प्लस ib। ये हमारे पास हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें देखिए, वेयर a इज नोन एज रियल कॉम्प्लेक्स, a को हम लोग बोलते हैं रियल कॉम्प्लेक्स, और ib जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स।
ठीक है, पहले ही बता दिए थे कि कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ा हुआ नंबर कहलाता है इमेजिनरी नंबर, तो वो हो गया हमारे पास इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स। तो अब इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, टू कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है हमारे पास। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं बारी बारी से एक एक टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले हम लोग के पास टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कितना है उसके बारे में लिख लेते हैं। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सबसे पहला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे हम लोग बोलते हैं एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इस वीडियो सेशन में हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर ही डिस्कस करेंगे पहले पार्ट में। दूसरा हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तीसरा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। और चौथा और फाइनल हमारे पास डिवीजन ऑफ डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब बारी बारी से डिस्कस करते हैं सबके ऊपर। इन सभी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा सा आपको हम फिर नोट बोल के यहाँ पे बता देते हैं कुछ टॉपिक के ऊपर। तो देखिए, नोट में सबसे पहला नंबर जो पॉइंट होगा वो होगा ऑर्डर रैशनल, ठीक है, रिलेशनल, ठीक है, ऑर्डर रिलेशन क्या होता है इसका, देखिए ऑर्डर रिलेशन। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑर्डर रिलेशन आप लोग को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। देखिए, ऑर्डर रिलेशन में हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं कि इसके ऑर्डर के ऊपर कि कैसे करके ऑर्डर लिखा जाता है। तो लिखते हैं हम लोग द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, the set of all complex number is denoted by कैपिटल C, ठीक है, कैपिटल C से डिनोट किया जाता है। और होता क्या है वो कैपिटल C, द ऑर्डर रिलेशन, ठीक है, द ऑर्डर रिलेशन इज आइदर लेस देन होगा और ग्रेटर देन भी हो सकता है, ग्रेटर देन, और ये नॉट इक्वल्स टू ग्रेटर देन आर, ठीक है, ग्रेटर देन इज लेस देन, या रिलेशन लेस देन और ग्रेटर देन आर नॉट डिफाइंड ऑन सी। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करने से पहले एक नोट बोल के पॉइंट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ऑर्डर रिलेशन क्या होता है। देखिए, ऑर्डर रिलेशन में यही बताया गया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी एक रेस्ट्रिक्शन होता है कि वो किसी से लेस देन होगा कि ग्रेटर देन होगा कि नहीं होगा, ये सभी चीज़ के ऊपर बताया गया। तो यहाँ पे ऑर्डर रिलेशन में बोला गया कि द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाई सी। जितना भी हमारे पास सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है, और द ऑर्डर रिलेशन लेस देन और ग्रेटर देन आर नॉट डिफाइन ऑन सी, ठीक है। तो ये बताया यहाँ पे कि जो हमारे पास ऑर्डर रिलेशन है वो क्या होगा, लेस देन और ग्रेटर देन, वो डिफाइन नहीं होगा सी के। तो यानी कि दैट इज, अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात कर दें कि दैट इज, इसका मतलब क्या होता है, तो वो होता है हमारे पास दैट इज द इनइक्वालिटी, दैट इज द इनइक्वालिटी लाइक I is less than 0 और 11i is greater than 9i have no meaning,
नो मीनिंग। सिंपल सी बात है, आप लोग समझ ही सकते हैं कि 11i इज़ ग्रेटर देन 9i। ठीक है, ये देखिए ये हम लोग का मीनिंग नहीं हुआ, यहाँ पे कोई भी मीनिंग नहीं होगा क्योंकि दोनों इक्वालिटी नहीं हो सकता, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हैव नो मीनिंग। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, जब हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे क्या चीज़ बताएंगे। दूसरा जो पॉइंट हम बोले वो चीज़ क्या है, दूसरा पॉइंट हमारे पास जो नोट बोल के हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरे पॉइंट में बताया गया कि एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास जितने भी रियल नंबर हैं वो सभी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। दैट इज आर बिलोंग्स टू, आप कुछ भी बोल दीजिए, आर इज बिलोंग्स टू सी या फिर कुछ भी समथिंग ले लीजिए। और तीसरा जो हमारे पास पॉइंट बोला गया, तीसरे पॉइंट में ये बताया गया कि जीरो इज द प्योरली, ठीक है, जीरो इज द प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर, सॉरी, एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो ये दिमाग में अपने रखिएगा आप लोग, नरी नंबर। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट था जो जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस किए। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं इक्वालिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। इक्वालिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलने का मतलब क्या होता है, तो इसको हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझाते हैं आपको। देखिए, अगर मान लीजिए हम बोलें कि फाइंड रियल एंड इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, मान लीजिए ले लिए 3 + 7i। चलिए, ये एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन ले लिए। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे लेट z इक्वल्स टू 3 + 7i, वेयर z का वैल्यू क्या था भाई हमारे पास, a + ib इज इक्वल्स टू 3 + 7i। यानी इक्वालिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलने का मतलब क्या होता है, रियल रियल के इक्वल होता है और इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल होता है। यानी कि ib इज इक्वल्स टू 7i, यानी कि ये कट गया, यानी b इक्वल्स टू 7। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो ये होता हमारे पास इक्वालिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब इक्वालिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग क्या करते हैं, उसे कंपेयर कर लेते हैं एक दूसरे से, और कंपेयर करके वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हम लोग प्रॉपरली डिस्कस करेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे हम लोग बोले हैं। ठीक है, तो यानी अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग को बेसिकली डिस्कस करना 4 टॉपिक के ऊपर। पहला टॉपिक हमारे पास एडिशन, दूसरा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन और चौथा डिवीजन। तो इन चारों के बारे में हम आपको डिटेल में बताते हैं। चलिए आइए देखते हैं, और यही हमारा लास्ट टॉपिक है इस सीरीज का। तो आइए डिस्कस करते हैं एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। देखिए, एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर में तो हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर भी होना जरूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट z1 z एंड z1 ले लेते हैं, z एंड z1 बी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यानी z इक्वल्स टू अभी भी मैं आपको पढ़ाएं a + ib होता है हमारे पास, और z1 को भी मान लेते हैं कुछ इसी तरह से c + id कंसीडर कर लिए। ये हो गया हमारे पास। अब हमें दोनों को ऐड करना है, दैट मीन्स लिखना है z + z1 इज इक्वल्स टू a + ib प्लस ac + id। यानी फाइनली आएगा हमारे पास z + z1 इक्वल्स टू, रियल को रियल के साथ ऐड करते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड करते हैं, तो हो जाएगा b + d। तो ये हुआ हमारे पास एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें ये जो पार्ट है ये हमारा कहलाता है रियल कॉम्प्लेक्स, जिसे हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं REZ, और ये कहलाता है हमारा इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स, जिसे हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं IMZ। तो ये होता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन। इसी तरह से सेम एज सेम हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेंगे हम लोग, जब पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर लेने दीजिए तो फिर हम आपको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से ही समझाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन रहता है इसमें। वही सेम एज सेम z - z1 कर लीजिए, यानी कि
ए प्लस आई बी माइनस सी प्लस आई डी, यानी कि हो जाएगा हमारे पास ए प्लस आई बी माइनस सी माइनस आई डी। एज यूजल रियल को रियल के साथ लेंगे, यानी ए माइनस सी, और फिर प्लस आई कॉमन लिए तो आया हमारे पास बी माइनस डी, यानी ये हो गया हमारे पास रियल और ये हो गया हमारे पास इमेजिनरी। अब इसी तरह से हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे देखिए, z इंटू जेड वन इज इक्वल्स टू ए प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए सी प्लस ए आई डी प्लस आई बी सी, गलत मत समझिएगा, आई बी सी, ठीक है, फिर प्लस आई स्क्वायर बी डी, यानी फाइनली आ जाएगा हमारे पास ए सी, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो यानी कि माइनस बी डी हो गया, ये हो गया रियल, और यहाँ से हम लोग क्या किए, आई कॉमन ले लिए, तो हमारे पास आ जाएगा ए डी प्लस बी सी, तो इसमें भी ये रियल और ये इमेजिनरी। और लास्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है डिवीज़न ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीज़न ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो डिवीज़न ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का भी कॉन्सेप्ट ऐसा ही है, हम लोग लिखेंगे z बाई जेड वन, इसी तरह से हम लोग लिखेंगे a प्लस आई बी डिवाइडेड बाई सी प्लस आई डी, यानी कि जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट रहेगा, नीचे में कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे रैशनलाइज कर लेंगे, यानी लिखेंगे c माइनस आई डी बाई सी माइनस आई डी, रैशनलाइज कर लिए। तो रैशनलाइज करने से हमारे पास आएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट, तो आएगा ए सी और दिस इंटू दिस करेंगे तो हो जाएगा आई स्क्वायर, यानी प्लस बी डी, ये रियल हो गया, और फिर बीच में प्लस आई कॉमन हो गया, तो यानी हो गया बी सी, और फिर दिस, ठीक है, और दिस इंटू दिस हमारे पास दिस इंटू दिस हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा -80। तो ये हुआ हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट, एक बार मिला लीजिएगा इसको आप लोग, और यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर आई स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर डी स्क्वायर। देखिए एक बार मिला लीजिए इसको, ए इंटू सी किए ए सी आया, ए इंटू दिस करेंगे तो आएगा -80, तो आई कॉमन रख दिए, और फिर दिस इंटू दिस करें तो प्लस में आएगा, और दिस इंटू दिस करें तो -आई स्क्वायर हो जाएगा, यानी -आई स्क्वायर, यानी कि प्लस आई हो जाएगा, तो बी डी आ गया। यानी फाइनली इसका जो टर्म आया वो आया हमारे पास ए सी प्लस बी डी प्लस आई कॉमन हुआ, तो हमारे पास हो गया बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये होता है हमारे पास इस तरह का कॉन्सेप्ट। तो ऐसे इसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे तो हमारे यहाँ से भी रियल और इमेजिनरी मिल जाएगा। तो ये था हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का एक पार्ट। अभी भी इसमें दो टॉपिक और है, उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि दो टॉपिक में क्या है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए कॉन्जुगेट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, हम लोग जूनियर क्लासेस में कॉन्जुगेट को कर चुके हैं, पर हमें वो रिमाइंड नहीं है, हमें वो ध्यान में नहीं है। पहले तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे क्या कॉन्जुगेट होता है, क्या उसके बारे में बताते हैं। देखिए, लेट z बी द कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, और हम लोग जानते हैं कि z इक्वल्स टू हमारे पास होता है a प्लस आई बी। देखिए कॉन्जुगेट बोलने का मतलब क्या होता है कि दोनों के ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं, यानी कि a प्लस आई बी के ऊपर भी बार, ठीक है, इस साइन को हम लोग बार साइन बोलते हैं। ये बार क्या करता है, जो भी हमारा इमेजिनरी का साइन होता है उसे हमेशा चेंज कर देता है। दैट मीन्स अगर बोलने का मतलब क्या है, तो अगर पॉजिटिव है इमेजिनरी तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये होता है हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक क्वेश्चन लिए, यहाँ पे बोलेंगे फाइंड द conjugate of the following complex, ठीक है। तो फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स ले लीजिए, हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं 3 + 4i डिवाइडेड बाई 2 - 3i, ये ले लिए क्वेश्चन। तो जैसा कि हमने बताया था, आपको पहले ही बोल दिया था
कि जब भी हमारे पास इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट रहे, डिवीजन विवीजन में रहे, तो हमें क्या करना है, उसको सबसे पहले a प्लस आई बी के फॉर्म में ले आना है। यानी कि हम लोग सबसे पहले इसको लेट करेंगे, लेट z इक्वल्स टू 3 प्लस 4i डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3i। देखिए यहाँ से हम आपको दो चीज़ समझाते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको z इक्वल्स टू रैशनलाइज कर लीजिए इसको, 2 प्लस 3i डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3i। यानी हमारे पास हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 प्लस 9i प्लस 8i प्लस 12i स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई a माइनस बी ए प्लस बी इज द फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि फाइनली हमारे पास आएगा z इक्वल्स टू 6 माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग क्या पढ़े हैं, -1, यानी लिख देंगे यहाँ पे -12 और प्लस 9 और 8 17i। तो 17i यहाँ पे हो गया और यहाँ पे हो गया हमारे पास 4 माइनस 9i स्क्वायर। यानी फाइनली हमारे पास z इक्वल्स टू क्या आया, 6 में से 12 गया यानी कि -6 प्लस 17i डिवाइडेड बाई 4 प्लस 9, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। यानी फाइनली z इक्वल्स टू हमारे पास मिला -6/13 प्लस 17/13i। पर हमें निकालना था कॉन्जुगेट, तो हम लोग लिखेंगे कॉन्जुगेटिंग बोथ साइड, कॉन्जुगेटिंग बोथ साइड। यानी कि जैसे ही हम लोग इसको कॉन्जुगेट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, z बार इज इक्वल्स टू -6/13 प्लस 17/13i का होल बार। यानी कि फाइनली हमारे पास कॉन्जुगेट का वैल्यू मिला z इक्वल्स टू -6/13 और -17i/13। इसमें रियल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो रियल का साइन जो रहता है वैसे ही रह जाता है, सिर्फ और सिर्फ इमेजनरी का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर, मतलब कि कोई भी चीज़ का अगर कॉन्जुगेट निकालना है तो आपको क्या करना है, उसे सबसे पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले फॉर्म से उसे सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करके उसे a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है एंड देन कन्वर्ट करने के बाद उसका कॉन्जुगेट करना है। तो मतलब एट अ टाइम हम लोग यहाँ पे ही कॉन्जुगेट नहीं कर सकते, ऐसे रूल्स में लिखा हुआ है, ऐसे फॉर्मूलाज में लिखा हुआ है कि यहीं पे कॉन्जुगेट कर दीजिए, ऊपर का अलग और नीचे का अलग। एट लास्ट आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, पर अगर आप सॉल्व करके कॉन्जुगेट निकालते तो आपका बहुत अच्छा यहाँ पे होगा और बहुत ही सिंपल हो जाएगा कॉन्जुगेट आपके लिए। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं, लास्ट टॉपिक हम लोग का है जो आज का, वो है मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि लेट z इक्वल्स टू a प्लस आई बी इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस को डिनोट किया जाता है, मॉडुलस इज डिनोटेड बाई मॉड z, इसे हम लोग बोलते हैं मॉडुलस, मीन्स मॉड ऑफ z लिखते हैं। और इसका प्रॉपर्टी क्या होता है कि देखिए अगर हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसे जब ओपन करेंगे तो लिखते हैं क्या, जैसे ही ये मॉड हटता है तो एक पहले रूट आता है, दूसरे स्टेप में क्या होता है, इंडिविजुअली फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस ऑफ इंडिविजुअली सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ये रूल्स है, हमेशा प्लस साइन रहेगा तभी ये माइनस होगा। ये नहीं कि हम ये नहीं बोलेंगे कि अपोजिट साइन हो जाएगा, नहीं, हमेशा यहाँ पे आपको प्लस ही शो करना। देखिए हम एक बार अगर मान लीजिए आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि अगर माइनस हुआ तो क्या करेंगे, तो हम उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट फिर यहाँ पे बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मॉड z इज इक्वल्स टू हो जाएगा रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। दैट मीन्स हमारे पास मॉडुलस किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालना हो तो निकलेगा रियल नंबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास मॉडुलस के लिए। पर आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन क्या आया कि अगर सर माइनस होता यहाँ पे तो हम लोग क्या करते हैं। तो देखिए अगर माइनस होता तो फॉर अदर एग्जांपल ले लें, मान लीजिए आपको हम बोले कि z इक्वल्स टू a माइनस आई बी इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर इसका मॉडुलस निकालने को हम बोले तो आपको क्या करना है, देखिए एक छोटा सा ट्रिक अप्लाई करना है आपको क्या करना है, सबसे पहले इस स्टेप को रहने दीजिए अभी एक बार, मॉड z इज इक्वल्स टू, सबसे पहला काम क्या करना है, मॉड ऑफ a, बीच में यहाँ पे चुपचाप लिख देना है प्लस, और जो ये माइनस है उसे अंदर इसके साथ ले लेना है, ये हो गया।
अब क्या करेंगे, अब इसका जब हम लोग मॉडुलस निकालेंगे तो लिखेंगे रूट ओवर ऑफ इंडिविजुअली फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और इस साइन के अकॉर्डिंगली चेंज करिए, माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो यानी कि आएगा हमारे पास रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस का स्क्वायर करो प्लस हो जाएगा, तो यानी आएगा आई स्क्वायर बी स्क्वायर। दैट मीन्स इसका वैल्यू वही आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये होता हमारे पास मॉडुलस का कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन को कंटिन्यू कर लेते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास z इक्वल्स टू आया था -6/13 प्लस 17/13 का 39। अगर मान लीजिए इसका आपको मॉडुलस निकालना है, चलिए इसका मॉडुलस निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे मॉड ऑफ, देखिए इसमें भी फर्स्ट टाइम का कोई इफेक्ट नहीं है, तो लिखेंगे इसे मॉड में 6/13 प्लस 17/13 आई, क्या हो जाएगा रूट ओवर ऑफ -6/13 का होल स्क्वायर फर्स्ट टर्म का और माइनस 17/13 आई का होल स्क्वायर, यानी 6/13 यानी 36/169 माइनस 289/169 आई इन रूट। ठीक है, यानी फाइनली हमारे पास आया रूट ओवर ऑफ 36 प्लस 289, तो यानी कि हो जाएगा 325, ठीक है 325/169। तो ये हो गया हमारे पास आंसर। इसको आप लोग ब्रेक करके बाहर भी निकाल लीजिएगा, अदरवाइज सॉरी यहाँ पे स्क्वायर होगा, अदरवाइज इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पर। तो ये होता है हमारे पास मॉडुलस का कॉन्सेप्ट। दैट मीन्स अगर बोलना हमने बोलना आपको यही चाह रहा है कि यहाँ पे अगर हम लोग निकालते हैं तो हम लोग कैसे करके सॉल्व करेंगे या किस तरह से करके हमें सॉल्व करना है। अगर कोई भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है a प्लस आई बी के फॉर्म में, उसे सिंप्लीफाई करके a प्लस आई बी के फॉर्म में ले आना है। एंड देन फिर उसमें जो भी टर्म बोलता है, आइदर कॉन्जुगेट बोले या फिर मॉडुलस बोले, कोई भी टर्म बोलता है तो हम लोग क्या करेंगे, तब जाके उसे अप्लाई करेंगे। तो ये होता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 1 का सीरीज या पार्ट 1 का कॉन्सेप्ट या पार्ट 1 का थ्योरी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें पार्ट 2 के बारे में, जो कि हम अगले सेशन में बताएंगे। और पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करने से पहले पार्ट 1 का ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस या कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट भी होगा और थोड़ा वे में भी होगा, जिसमें आप लोग को एक ही क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को बेसिक के लिए अगर हमको क्वेश्चन देना है, तो आप लोग के दिमाग में आया कि हम लोग के पास तो अभी बुक्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो अगर आप लोग को क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग मेरे नंबर पे आप लोग मैसेज करिए, व्हाट्सअप कर लीजिए। हम आप लोग को सभी को इसका थ्योरी पार्ट का नोट्स और इसके सम का नोट्स आपको व्हाट्सअप कर देंगे। तो कोई भी डिटेल चाहिए, कोई भी ये होता है तो डिस्क्रिप्शन से जाके आप लोग डिटेल ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ रहेगा, आप लोग वहाँ से जाके मेरे को कांटेक्ट कर लीजिए। कांटेक्ट करके आप लोग को थ्योरी का नोट्स और इसका न्यूमेरिकल का नोट्स आप लोग को हम वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। अदरवाइज हम कोशिश करेंगे कि आप लोग का डिस्क्रिप्शन में ही थ्योरी का नोट्स ऐड कर दें। थैंक यू।